वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका ऑन दैनिक जागरण INX ट्रैकिंग करियर कोड वर्चुअल कॉन्क्लेव 2021 पर इन एसोसिएशन विद अमृता विश्व विद्यापीठम। दोस्तों, पिछले 2 सालों को मुड़कर देखें तो हम सभी ने, बल्कि पूरी दुनिया ने जिस तरह से कोरोना महामारी को फेस किया, वो सीन जितना डराने वाला था उतना ही हम सभी के लिए इंस्पिरेशनल भी। बच्चे 2 साल से स्कूल नहीं जा पा रहे थे, लेकिन ऑनलाइन स्टडीज की हेल्प से देश के लाखों बच्चों का एकेडमिक करियर खराब होने से बचाया गया और उनकी स्टडीज भी जारी रही। पूरी दुनिया ने लॉकडाउन को फेस किया, सब कुछ बंद था, लेकिन वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन कल्चर ने पूरी दुनिया की बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री को बचा लिया। एंड नो डाउट ये सब पॉसिबल हुआ है टेक्नोलॉजी की वजह से। और अगर अब हम इस टेक्नोलॉजी को साथ लेकर चलते हैं, इस रूट पर आने वाले डेवलपमेंट्स का के साथ खुद को पॉजिटिव एंगल से चेंज करने के लिए तैयार हैं, तो जाहिर तौर पर हमारा फ्यूचर भी न सिर्फ बड़ी से बड़ी मुश्किल को फेस करने के लिए तैयार होगा, बल्कि ब्राइट भी होगा। हमारे वेबिनार का टॉपिक भी आज यही है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर करियर, यानी आने वाले सालों में कैसी होंगी हमारी जॉब्स, करियर में टेक्नोलॉजी का क्या होगा रोल, कैसे स्टूडेंट्स इस जॉब के लिए खुद को तैयार कर सकेंगे। इन सभी चीजों पर चर्चा करने के लिए और नई जनरेशन को करियर की नई राह दिखाने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं 3 प्रोमिनेंट एक्सपर्ट्स। सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने तीनों एक्सपर्ट्स का अपने इस वेबिनार पर। हमारे साथ आज मौजूद हैं आज बंगलुरु से अमृता विश्व विद्यापीठम के टेक्निकल असिस्टेंट मिस्टर अरुण भारती। अरुण जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे इस वेबिनार पर। वेलकम सर। थैंक यू। अरुण जी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं इंस्टीट्यूट फॉर करियर स्टडीज की सीनियर करियर काउंसलर पूजा आहूजा जी। पूजा जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे इस वेबिनार। थैंक यू। और आप दोनों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं आगरा से DBRA यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स के प्रोफेसर संजीव कुमार जी। संजीव, नमस्कार सभी को। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। एंड हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अब मैं स्वागत करूंगी अपने व्यूअर्स का भी, जो हमारे इस वेबिनार के साथ जुड़ रहे हैं, और उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि टेक्नोलॉजी के बदलते स्वरूप को लेकर या अपनी स्टडीज के आगे बदलते अपने करियर को लेकर, बदलते फ्यूचर को लेकर अगर कुछ भी सवाल उनके मन में है, किसी भी तरह के डाउट्स उनके मन में है, तो जल्दी जल्दी अपने सवालों को हमारे साथ शेयर करें ताकि हमारे एक्सपर्ट्स उनके जवाब आपको दे सकें। और अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला सवाल पूछेंगे पूजा जी से। पूजा जी, जब हम लोग बात करेंगे, हम लोग प्रेजेंट टेक्नोलॉजी को देखते हैं, तो ये समझ में आता है कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी हमारी सोच से अलग हो सकती है, उसके आधार पर जॉब्स भी अलग होंगी। तो आप जॉब्स को लेकर इससे जुड़े फ्यूचर सीन को किस तरह से देखती हैं? कैसे बदलती टेक्नोलॉजी फ्यूचर का वर्क कल्चर बदल देगी? तो जी देखिए, टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे चेंजेस लाए और कोविड ने हमें इन सब से बहुत अच्छे से रूबरू कराया। जैसे पहले बच्चे स्कूल जाते थे, अब ऑनलाइन लर्निंग करने लगे। आज से 20 साल पहले सोच के देखो तो कभी कोई मीटिंग्स होती थी मीटिंग रूम में, तो लोग एक मीटिंग हो रही होती थी और एक इंसान सारे नोट्स बना रहा होता था, मीटिंग पॉइंट्स बनाता था। फिर उसको रिप्लेस किया टेक्नोलॉजी ने गूगल डॉक के साथ। तो गूगल डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया जाता था और सब लोग अपने अपने इनपुट्स डाल देते थे, तो वो मीटिंग कर सकते। तो अब ग्रेजुअली देखो तो टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में कैसे चेंजेस लेती चली आ रही है। पहले लोग हाथ से चीजें मथनी से मथा करते थे, फिर हैंड ब्लेंडर्स आ गए, तो टेक्नोलॉजी चेंज होती चली गई। तो आप देखो ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो कंटिन्यूसली चेंज होता चला जा रहा है, नई नई एडवांस चीजें आती जा रही है। पहले हमारे पास बटन वाले फोन होते थे, अब स्मार्टफोन्स हो गए, टच फोन्स आ गए। अब रियली अगर आप देखो, अब आपकी वॉचेस भी, पहले हम सब लोग टाइटन की वॉच पहना करते थे विद वो दोस्त, अब क्या है, आपके पास स्मार्टफोन्स है, स्मार्ट ड्रोन्स है, स्मार्ट वॉचेस है। टेक्नोलॉजी चेंज होती चली जा रही है। अब अगर हम इसको तरीके से देखें तो काम की दुनिया में भी आगे जॉब प्रोस्पेक्ट्स में बहुत सारे चेंजेस आते चले जाएंगे। अभी मैं रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रही थी जहाँ मैकेंजी ने अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करी। 15,000 प्लस एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग हुई, वो भी वर्चुअली हाइब्रिड मॉडल पर, जिसमें उन्होंने क्या किया, स्टिमुलेटर्स के थ्रू। आजकल आप बच्चों के गेम्स सुनते होंगे, ट्रेन सिमुलेटर्स, एरोप्लेन स्टिमुलेटर्स, आप रियली वर्चुअली देख सकते हो कि वो सारा सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ये सारा सिस्टम कैसे चल रहा है। तो उन्होंने स्टिमुलेटर्स के थ्रू प्रैक्टिस कराया अपने एम्प्लॉयज को उन स्किल्स के लिए, उनकी ट्रेनिंग करी। तो वर्चुअल हाइब्रिड वर्ल्ड में। तो अगर हम आगे जॉब प्रोस्पेक्ट्स को देखते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले लेस मैनुअल टास्क हो जाएंगे। अब बहुत सारी चीजें आप एक क्लिक से कर सकते हो।
पहले अकाउंट्स रूम में लोग क्या करते थे, घंटों बैठ के अकाउंट्स बनाते थे, लेजर बनती थी, अब सब कुछ सिस्टम पर आ गया। तो ना टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, ग्रेजुअली टेक्नोलॉजी के साथ साथ मैनुअल काम भी कम होते चले जाएंगे, क्योंकि मशीन्स रिप्लेस कर लेंगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी। तो यू हैव टू बी इक्विप्ड वन विद टेक्नोलॉजी, विद मशीन, क्योंकि अब आपकी रिक्वायरमेंट टेक्नोलॉजी पे ज्यादा आएगी। फिर रिमोट एम्प्लॉयज, पहले हमें ये रहता था कि अगर हम अपनी पहली जॉब शुरू कर रहे हैं तो अपने होम टाउन से शुरू करें या घर वालों के पास हो। अब न्यू फ्यूचर जॉब्स, मैकेंजी और इन सब ने कहा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप कहाँ पे हो, आपकी हायरिंग आपकी जगह पर होगी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ गया। अभी तो हम उससे ग्रेजुअली अडेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये एक कॉमन कल्चर हो जाएगा। अब आपको ये डर नहीं होगा कि आप कहाँ बैठे हो या कहाँ जॉब करने जा रहे हो, आप जहां से भी स्टार्ट करना चाहोगे आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी जॉब को। आपका बॉस कहीं शिकागो में होगा तो आप एम्प्लॉयड होगे लखनऊ में, अपॉर्चुनिटीज वर्क फ्रॉम होम इंप्रूव होगा। लेस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर ऐसे चलता रहा तो आगे क्लाउड कंप्यूटिंग आ जाएगा, तो आपके टास्क, आपका डेटा, आपका सब कुछ सिस्टम पर सेव है, तो आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो, सिक्योर्ड है। तो फिजिकल सिस्टम, ऑफिस स्पेस कम हो जाएगी। इसके अलावा आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे। स्टूडेंट्स कैसे, कम्यूटिंग टाइम कम हो जाएगा, तो वो टाइम आप अपने फैमिली टाइम को यूटिलाइज करके कर सकते हो, या फिर आप उसको अपने वर्क में ऐड कर सकते हो। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अगर आप देखो तो फिजिकल और वर्चुअल वर्ल्ड के हिसाब से, इन कन्वर्जेंस के हिसाब से देयर बी लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज होंगी, आपके लिए नए लर्निंग एक्सपीरियंसेस होंगे, आपको और फ्लेक्सिबिलिटी से काम करने को मिलेगा, लेकिन इंक्रीज स्पीड, आपका काम करने की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि यू कैन बी मोर प्रोडक्टिव। इस तरीके से हम चले तो भाई आप लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होगी, क्रूशियल होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या टास्क आएगा, टू बी टेक स्मार्ट। यू हैव टू बी टेक्नोलॉजिकली स्मार्ट। पहले हम लोग अपनी सीवी में दिखाते थे कि हमें वर्ड आता है, हमें एक्सेल आता है, और ये हमारी टेक्नोलॉजी स्किल्स होती थी, लेकिन आज की तारीख में आप अपने आप को ये दिखा सकते हो कि आप जूम स्मार्ट हो, आप गूगल मीट कर सकते हो, आप ग्रेजुअली अपनी इन स्किल्स को आपको बढ़ाने की जरूरत है। तो मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर आप देखो आजकल व्हाइट हैट जूनियर्स है या बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं, उनको ट्राई करो, प्लस ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज, जिससे कि आप अपनी टेक स्किल्स बढ़ा सको। आज से 10 साल बाद जब आप सीवी दिखाओ तो आप वर्ड एक्सेल एक्सपर्ट नहीं होने चाहिए, आप इसके बियॉन्ड होने चाहिए। इसके बियॉन्ड बहुत सारी स्किल्स हैं जो आप सबको पिकअप करनी होगी, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग है। कल से आप जॉब करने जाओगे तो आपको ऑनलाइन से ई कॉमर्स आना चाहिए, तो डिजिटल मार्केटिंग, कैसे आप अपने प्रोडक्ट को इतना अपीलिंग बना सकते हो कि वो ऑनलाइन सेल किया जा सके। आजकल यंग जनरेशन में रुचि आप देखें तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग क्या कहते हैं अपने प्रोडक्ट सेल करने लगे, क्यों? दिस इज ऑल डिजिटल मार्केटिंग। अब हम इंस्टाग्राम को देखकर या फेसबुक को देखकर शॉपिंग करते हैं, क्योंकि दिस इज ट्रेंडिंग। सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। आज मैंने रिसेंटली एक बच्चे को सुना, ही वांट्स टू बी अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अब आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्या हो, क्योंकि आपके लाइक्स बहुत है, आपके फ्रेंड्स बहुत है, तो आप क्या कर रहे हो, आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। मैंने ही आज उनको दिया कि आप आईसीएस करियर जीपीएस के बारे में बच्चों को अवेयरनेस दो, तो दे कैन मेक रील्स, दे कैन मेक वीडियोस, सो यू हैव टू बी टेक स्मार्ट टू डू दीज थिंग्स। तो बी टेक स्मार्ट। बिल्कुल पूजा जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि हम लोग को टेक्नोलॉजी के साथ जिस तेजी के साथ बदलाव आ रहा है, कि वो वाकई वो जो बदलाव है वो अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा है। हाइब्रिड मॉडल पे अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। और जिस तरह से आपने बताया कि जैसे बच्चे हैं, बच्चे भी अब सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहने लगे हैं, तो मतलब हम लोग यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं कि अब उनके लिए जॉब्स के बहुत सारे सीन खुल जाएँगे। तो देखा जाए तो आजकल बच्चे जो यूट्यूब पे अपना चैनल बना रहे हैं, उस पे बोल रहे हैं, उस पे एक्टिव हो रहे हैं, तो मतलब बचपन से ही जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें बच्चों में बढ़ रही हैं, वो आगे जाकर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेंगी। बट पूजा जी, मतलब एक सवाल थोड़ा-सा मन में ये आता है कि अब इसके साथ जो लेज़ीनेस वाली चीज़ है, वो हमारे स्टूडेंट्स को और हम लोगों को, लगभग हम सभी को छोड़नी पड़ेंगी। जैसे वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ, तो वर्क फ्रॉम होम बेनिफिशियल बहुत है, क्योंकि हम घर बैठे काम कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। लेकिन उसी के साथ जैसे कुछ लोगों की आदत है कि नहीं, अब तो मुझे घर में बैठ के छुट्टी ले लूँ, ऑफ़िस ना जाऊँ, तो अब वर्क फ्रॉम होम के साथ वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएँगी। तो मेरे ख़्याल से आप इससे सहमत होंगी कि अब लेज़ीनेस छोड़नी होगी टेक्नोलॉजी के साथ। अ, पूजा जी, आई थिंक जी, आपका माइक म्यूट है।
पहले भी ऐसा था. अब आई थिंक यू कैन हियर मी. हाँ, या या सो देखो, लेजीनेस पहले भी रुचि प्रॉब्लम था और आज भी है. अगर आप समय के साथ चलना चाहते हो, समय के साथ दौड़ना चाहते हो, और यू हैव टू बी स्मार्ट कि आपको अच्छी पोजीशंस मिले, आपको अच्छे प्रमोशंस मिले, तो लेजीनेस आपको छोड़नी पड़ेगी. पर मैं अपने स्टूडेंट्स को हर बात कहती हूँ, और आपके माध्यम से भी मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने डे को जरूर शेड्यूल करें. जब आपका डे शेड्यूल्ड होगा, ये नहीं कि वर्क फ्रॉम होम है तो हम कभी उठ रहे हैं, कब काम कर रहे हैं, लेट आवर्स तक काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं. टाइम मैनेजमेंट अब सबसे बड़ा चेंज है, गेम है एक्चुअली. यू कैन से आप अपने डे को शेड्यूल करो. किस टाइम आप पढ़ रहे हो, किस टाइम आप ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हो, किस टाइम आप मी टाइम को दे रहे हो. ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट. ऐसा ना हो जैसे कई लोगों को देखिए, आप बिजी हैं दिन भर काम करने में, देर इज नो मी टाइम, देर इज नो फिजिकल टाइम. आपकी बॉडी भी रेस्ट मांगती है. सो इवेंचुअली स्टूडेंट्स प्लान योर डे. हम अपने हर स्टूडेंट को, बच्चे को बोलते हैं कि बेटा, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया, सो यू कैन अचीव ग्रेटर हाइट्स. सो वेरी इंपॉर्टेंट इज, आज से शुरू करिए, अपना डेली शेड्यूल बनाइए जिसमें आपकी पढ़ाई हो, आपकी हॉबीज हो, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर हो और आपका मी टाइम. बिल्कुल पूजा जी, बिल्कुल सही कह रही हैं. और जो व्यूवर्स हमारे इस वेबिनार के साथ जुड़ रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, तो हमारे एक्सपर्ट्स की सलाह है कि डिजिटली हम लोग को बहुत ज़्यादा अब एक्टिव होना है, बहुत आगे बढ़ना है, लेकिन उसके साथ टाइम मैनेजमेंट का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है. तो दोनों को मिक्स करके हम लोग को आगे बढ़ना होगा. थैंक यू सो मच पूजा जी. And now we'll come to Arun sir and ask our question to him. Arun ji, as we are talking about emerging new technologies, there is a very big curiosity in today's students that which kind of new jobs will be created in future for them. Please tell us something for that. Yeah, if we just look into the past 10 to 15 years, there has been a huge change in the trend, huge change in the pattern of new jobs has been created, and the demand that's occurred in the past 10 to 15 years, and the new technologies that have evolved. So I'll just give you a small brief on the drastic changes that has happened and the new technology that's coming up that's going to revolutionize the industries and that's going to revolutionize the way we live in the next 10 to 15 years. So one major field is artificial intelligence. So AI is all about incorporating the human-like behavior, human-like intelligence into a mission. That's what artificial intelligence is what all about. So there's always a big debate happening. Will AI and robots come in? Will it take away more jobs from people? If you ask me my personal opinion, I would say definitely not, because when AI and robots come in, they just replace the mundane jobs that's been there in the industry. They don't take away the creative part. So, and also when AI and robotics come evolve as industry, it also gives a place, it also opens up a new vacancies for new jobs as well. And one more technology is robotics engineering. So robotics engineering is all about building robots and developing robots. So we have a notion that robots are something which are human lookalike, that are usually portrayed in movies and stories. But those are not just robots. Robots are way beyond that. So any machine that can sense, think, and act, we can call it as a robot. So if somebody who's interested in robotics, they can major in mechanical or EC or computer science. So to put it in simple words, I would say robotics engineering is an interdisciplinary branch, because for anybody to develop a robot, it requires expertise from a mechanical engineer and electrical and electronics engineer and a computer science engineer. So it requires expertise from these three branches, minimum from these three branches, not to successfully develop a robot. So anybody who's interested in robotics can major in mechanical, EC, and computer science. And with artificial intelligence, it is more related with programming and mathematics and developing algorithms. So anybody who's interested in artificial intelligence, they can major in mathematics or computer science. And then the next technology is data science. So data science is all about finding patterns and trends in data sets to uncover insights. So it's also about creating algorithms and data models to forecast outcomes. To put it in simple words, for anybody to understand what data science are, how it is helpful and what it deals with, I can relate it with the weather forecasting. So how are we able to forecast a weather that's going to come, like maybe in the next 10 days or 15 days? So we just analyze the data that we have collected over years. We just look into the pattern, we just understand the trend, and then we just extrapolate the graph, and then we see where we are going, what is the value that we'll be getting maybe in the next 10 or 15 days. So that is one use case of data science. Similarly, it has got applications in multiple industries and multiple use cases as well.
And then data engineering. So data engineering is more about implementing in real life the data science concepts. It is more focused on applications and harvesting of big data. And then one more technology is cyber security. So cyber security specialist is responsible for um, uh, responsible for providing security during the development stages of a software system, network, and data centers. So the professionals have to search for vulnerabilities and risk in the hardware and software. So they build firewalls into network and infrastructures. And one more emerging technology is the blockchain developer. When I say blockchain, usually these days people related with cryptocurrency. So blockchain is not only related with cryptocurrency, but it has also got multiple use cases. The technology itself is being adopted by multiple industries, multiple companies, and in India we have seen many companies adopting them in the last 2 to 3 years, and it has got a very bright future as well. So, as a blockchain developer, they'll be responsible for developing and optimizing the blockchain protocols and crafting the architecture of blockchain systems, developing smart contracts and web apps using the blockchain technology that's there. So these are the few emerging technologies that you can look after. That's going to definitely create a mark. That's going to definitely leave a mark in the next 10 to 15 years at least. Thank you so That's it. much. Thank you so much, Arun sir. You have taught us so many things for our future jobs. And one more thing which I want to ask you, as you have talked about multidisciplinary concept. So I want to ask you that will it be the essential part of our education, as you have told us that there will be so many things that will come with this concept. Sorry, Ruchi, can you just come again? Yeah, as you have talked about the multidisciplinary concept. So I Yes. want to ask you that will it be the essential part of our future education? Of course, definitely. Because if you just take any product, it's not just independent. If I just take the laptop, it doesn't involve a computer science engineer. So just the build, the outside body, it requires a mechanical engineer to design and a manufacturing engineers to come up with what material it has to be built with and what are manufacturing technologies that will be involved in. And if you just look into the hardware part, all the PCBs, all the sensors, the keyboard, there an electric and electronics engineer comes into play. And then with the software part, the firmware part, a computer science engineer comes into play. So definitely you can't just rule it out. The future of education has to be interdisciplinary. So it just one department can't just stand alone. ओके, थैंक यू सो मच अरुण सर। और जो व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये दे दूं कि अरुण सर जो हैं हमारे साथ बंगलुरु से जुड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ सम लैंग्वेज प्रॉब्लम। हमें इंग्लिश में कन्वर्सेशन अरुण सर से हम करेंगे। एंड आगे बढ़ाते हैं अपने इस सेशन को और पूछेंगे अपना नेक्स्ट सवाल प्रोफेसर संजीव सर से। सर, जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाने की तैयारी कर रहे हैं उन्हें फ्यूचर जॉब के लिए खुद को तैयार करने के लिए किस तरह के स्किल्स को डेवलप करने की अब आगे जरूरत पड़ेगी? क्या आप मानते हैं कि सिर्फ सिलेबस पढ़ने से सब कुछ नहीं मिलेगा, कुछ खास स्किल्स भी उनको डेवलप करनी पड़ेंगी इसके लिए? जी, बहुत बहुत धन्यवाद रुचि जी। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं हिंदी में बात करूंगा और मुझे लगता है मैं बाइलिंगुअल भी थोड़ा सा बात करूंगा कि समझ में आ जाए, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की। चूंकि आपका प्रश्न सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो मैं इंजीनियरिंग पर ही फोकस करूंगा। देखिए, इंजीनियरिंग में बात करते हैं तो मान के चलिए एक बच्चा है जिसको कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर वो पढ़ रहा है और अगर वो ये मान करके चल रहा है कि मेरा एडमिशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो गया, अब तो मुझको सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही पढ़नी है, मैकेनिकल से ही मेरा वास्ता पड़ेगा, यानी नटशेल में कहूँ मशीन से मेरा वास्ता पड़ेगा, तो अब ऐसे काम नहीं चलेगा। चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। पूजा जी ने भी वही बात की, अरुण जी ने भी वही बात की कि अब जो चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी, पहले क्या था कि लोगों को टेक्नोलॉजी की समझाना था, पहले लोगों को टेक्नोलॉजी पे लेकर के आना था। अब सिर्फ टेक्नोलॉजी पे लेकर के नहीं आना है, टेक्नोलॉजी की जो जितनी ब्रांचेज बनी हुई हैं, अगर मान के चलिए पूरी टेक्नोलॉजी की ब्रांचेज को बात करूं मैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस इंजीनियरिंग, बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बहुत सारी ब्रांचेज ऐसे इनका बच्चों ने नाम तक नहीं सुन रखा है। अब उनके कॉम्बिनेशन का समय आ गया है। कंप्यूटर साइंस को मैकेनिकल से मिलाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स को मैकेनिकल से मिलाओ, ठीक ना, मेडिकल साइंस को इंजीनियरिंग से मिलाओ, कंप्यूटर साइंस को डेटा साइंस के साथ मिलाओ, मेडिकल डेटा को इंफॉर्मेशन साइंस के साथ मिलाओ। सो द थिंग्स हैज बीन चेंज नाउडेज। तो अगर आप मान के चलिए आपका एडमिशन अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर होता है, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो आप ये सोचे कि सिर्फ मशीन पढ़ के काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। आपको पैरेलल कंप्यूटर साइंस की और इलेक्ट्रॉनिक्स की उतनी ही इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी जितनी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में सोच रहे हैं।
अभी अरुण जी ने देखिए बहुत अच्छी बातें कही। अरुण जी ने कहा कि जो आने वाला जो रोबोटिक्स की बात अगर हम करते हैं, और रोबोटिक्स के बारे में उन्होंने बताया रोबोटिक्स क्या है। रोबोटिक्स अकेले मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल नहीं है, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल नहीं है, या कंप्यूटर साइंस का एग्जाम्पल नहीं है। इट्स ए कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थ्री थिंग्स। तो ऐसा ही सिविल इंजीनियरिंग के साथ है। तो अगर हम बात करें कि आपको किस तरह की चीजों को अपने अंदर समावेश करके चलना है, किस तरह की डेवलपमेंट करके चलना है, तो आपको ये देखना होगा कि आप किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, और उस डायरेक्शन में काम करने के लिए आपको आगे आने वाले समय में और क्या क्या चाहिए होगा। एक छोटा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप मान के चलिए इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं, आप ईसी के स्टूडेंट्स हैं, या डबल ई के स्टूडेंट्स हैं, मतलब मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं। अब अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं आप, या प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि अगर बिना सॉफ्टवेयर के आप अपना भविष्य चला लेंगे, नहीं चल पाएगा। आपको एल्गोरिथम पे भी करना नहीं होगी, आपको एल्गोरिथम पे भी काम करना होगा, आपको सॉफ्टवेयर पे भी काम करना होगा। कुछ ऐसी लैंग्वेजेस आपको सीखनी होंगी जो कि आपके भविष्य के लिए बहुत काम करेगी। अकेला प्योरली एक इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियर कुछ नहीं कर सकता। मैं जरा 10 साल पहले एक स्टोरी पे ले जाता हूँ, 15 साल पुरानी स्टोरी की बात कर रहा हूँ। 15 साल पहले सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि अगर मान के चलिए किसी एमबीए बंदे का जब प्लेसमेंट होता था, तो वो सिर्फ ये देखते थे, इस बंदे अगर मार्केटिंग का बंदा चाहिए तो वो ये देखते थे इसके अंदर मार्केटिंग की स्किल कितनी है। अब चीजें बदल गई। अब आपके अंदर मार्केटिंग की स्किल को वो ये मान के चलिए तो आपके अंदर होनी ही चाहिए, ये तो सबके अंदर है। अगर आप एमबीए मार्केटिंग करके आए हैं और 60 स्टूडेंट हैं क्लास में, तो ये तो ऑब्वियस है उन 60 स्टूडेंट के अंदर मार्केटिंग की स्किल होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास क्या है, दैट पार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या आप डेटा पे काम कर सकते हैं, क्या आप एक्सेल पे काम कर सकते हैं? मैं तो बहुत छोटी बात कर रहा हूं, तो बहुत एडवांसमेंट हो गया, अब तो लोग सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। तो क्या आप उनमें काम कर सकते हैं? उनमें आपकी कॉम्पिटेंसी कैसी है? तो हम अगर बात करें, यहां देखिए स्किल डेवलपमेंट का मतलब मैं प्योरली स्किल डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड में आपको रहने के लिए आपको साथ में कितनी चीजें और चाहिए। आज की डेट में एक छोटा एग्जांपल मैं और देता हूं। अगर आप हिंदी के प्रोफेसर बन जाते हैं, मैं प्रोफेसर की ही बात कर रहा हूं, आप हिंदी में किसी और फील्ड की भी बात कर सकते हैं, राइटर की बात कर सकते हैं। चलिए राइटर की बात करते हैं, क्योंकि राइटर और प्रोफेसर एक जैसे ही काम करते हैं अल्टीमेटली। एक पढ़ाता और रिसर्च करता है, दूसरा सिर्फ लिखता है। एक जमाना था राइटर लिखता था सिर्फ, और लिख करके उठा करके उसने अपनी जो प्रति थी, जिसको हिंदी में कहते थे पांडुलिपि, उठा करके पब्लिशर को दे दिया करता था। पब्लिशर उसको टाइप करवाते थे, टाइप करवा करके फिर पब्लिकेशन के लिए जाती थी, फिर प्रिंट आउट आता था, फिर आप उसकी प्रूफिंग कर देते। नाउ द थिंग्स हैज बीन एंटायरली चेंज। उनको नहीं चाहिए आपकी सब चीजें। अब पब्लिशर ये कहता सर आपके पास सिस्टम है, आप खुद ही लिखिए, खुद ही टाइप करिए, खुद ही प्रूफ रीडिंग करिए, मुझे तो फाइनल प्रिंट दे दीजिए। So see the little bit changes which are going to made day by day over there. So if I am a professor of mathematics, I'm just going to speak you, मैं मैथमेटिक्स का प्रोफेसर हूं। मैंने ये बात 30 साल पहले ही समझ ली थी। जब मैं एमफिल कर रहा था, तब मैं समझ गया था कि आने वाला समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का होगा और कंप्यूटर साइंस का होगा। और मैं ये समझ गया था कि अगर मुझे जिंदा रहना है, तो जब तक मैं अपना हाथ को कंप्यूटर में नहीं आजमाऊंगा, जब तक मैं सॉफ्टवेयर नहीं सीखूंगा, मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर नहीं सीखूंगा, मेरा सर्वाइवल मुश्किल है। मैंने उसी समय से मैंने जब अपनी एमफिल की डिसर्टेशन टाइप की थी, तो आई वाज द फर्स्ट स्टूडेंट जिसने उसको कंप्यूटर में टाइप करके निकाला था। उस जमाने में डॉस बेस सिस्टम हुआ करते थे, कैलकुलेटर पे काम होता था। ये चीजें आपको आज की डेट में समझनी पड़ेंगी। मैंने 30 साल पहले समझ लिया था आगे मुझे क्या काम करना है। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है कि मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकता हूं। आपको पैरेलल उसी टेक्नोलॉजी के साथ काम करना है। और साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब एक और चीज डिफरेंट हो गई है। आप मान के चलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, आपने पैरेलल इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी कमांड कर रखा है, या पैरेलल आपने कंप्यूटर साइंस पे भी कमांड कर रखा है। इन सब के अलावा रियल लाइफ की कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जिस पर आप काम कर चुके हैं? दैट पार्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट। अब बढ़ई मुझे कहना चाहिए, जिसको आप लोग मतलब कारपेंटर से कहते हैं, सॉरी, कारपेंटर जो है, कारपेंटर के काम को कभी ऑब्जर्व करिए, और जरा 20 साल पहले जब कारपेंटर काम करता था तब के काम को ऑब्जर्व करिए। आज कारपेंटर लोग वही तरक्की कर पाए जिन्होंने आज की टेक्नोलॉजी को समावेश कर लिया। अब जो आरी है वो वाली आरी नहीं है जो पहले चलती थी, या उसको स्मूथ करने के लिए जो पहले एक इंस्ट्रूमेंट चलता था वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है। सब कुछ इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है, सबको इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स आ गए, इलेक्ट्रिकल उनके जो कहना चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं। यू हैज टू वर्क विद दैट वन। तो इसीलिए
आज की डेट में अगर हम सिर्फ, मैंने चूंकि इंजीनियरिंग से रिलेटेड बात की है, मैंने बहुत सारे फील्ड्स के बारे में भी बात कर सकता था मैं, तो इंजीनियरिंग के फील्ड में भी अगर कोई बच्चा ये समझता हो कि मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया है, अब क्या है, मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर बन गया, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियर बन जाऊंगा, मेरे को 4-5 लाख की सैलरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, यही बातें हैं, यही सोच अगर आपके अंदर डेवलप हो गई है, तो आपकी गिनती उन छात्रों में हो चुकी है जिनका कॉलेज से निकलने के बाद प्लेसमेंट नहीं होना है। मेरी बात हो सकता है किसी को थोड़ी सी गलत लगे, मैंने पिछली बार भी जब मेरी सेमिनार थी तब भी मैंने यही बात कही थी, मेरी बात बच्चे को थोड़ी देर को खराब लग सकती है, लेकिन मैं जो आने वाला भविष्य में उसकी बात आपके सामने कर रहा हूं। आपको नौकरी नहीं देगा, और अगर नौकरी दे भी देगा ना आपको, तो 3 लाख रुपए की नौकरी देगा। 3 लाख का मतलब 3 लाख रुपए पर एनम की नौकरी आपको देगा। आप उस पैसे से अपने घर का खर्च नहीं चला पाएंगे। आप इन सब चीजों को जानने की कोशिश करिए। आज की दुनिया में तरक्की वही कर पाएगा जिसके पास कुछ डिफरेंट होगा, जिसके पास कुछ अलग से होगा, और वो अलग के लिए ऊपर से परमपिता परमेश्वर आपको कुछ देके नहीं जाएंगे, वो आपको डेवलप करना है, वो स्किल आपको अपने अंदर डेवलप करना है। कम्युनिकेशन सीखना पड़ेगा आपको कैसे बात करती है, कहां पर कितनी बात करती है, क्या बोलना है, क्या सीखना है, ये आपको समझना है। टीचर आपको गाइड कर सकता है, एक अच्छा कैरियर काउंसलर आपको गाइड कर सकता है, लेकिन करना तो आप नहीं है ना। कैरियर काउंसलर अगर पूजा जी हैं तो आपके साथ नहीं जाएंगी काम करने के लिए, या रुचि जी आपको सिखाएंगे, या अरुण जी आपका हाथ पकड़ के नहीं सिखाएंगे आपको। अरुण जी या पूजा जी या रुचि जी आपको सिर्फ बताएंगे, निर्णय आपको लेना है, करना आपको है, भविष्य आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल संजीव सर, आपने बिल्कुल सही बातें एकदम बोली हैं, और वो उसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। एक टिपिकल टीचर की तरह आपने डांटते हुए सारी चीजों को समझाया, लेकिन इन सारी चीजों में एक बहुत सच्चाई है पीछे छिपी हुई हमारे स्टूडेंट्स के लिए, कि अब उनको सिर्फ अपने स्टडीज को लेकर, सिर्फ एक बंधी हुई स्टडी को लेकर आगे नहीं बढ़ना होगा, बल्कि साथ साथ आगे टेक्नोलॉजी को लेकर चलना होगा, नई और चीजों को जोड़ते हुए चलना होगा, कई और चीजों को सीखते हुए चलना होगा। तभी आगे आने वाली लाइफ में वो सर्वाइव कर पाएंगे, तभी आगे आने वाली चीजों को समझ पाएंगे। सर, हम लोगों ने जैसे टेक्नोलॉजी को लेकर जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स की इंजीनियरिंग हैंड से बहुत सारी चीजें, एक जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं उनके लिए आगे बहुत सारी नई राहें खुलेंगी, और हम लोग का जो मोटो है बताने का वो भी यही है। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स को भी प्लीज थोड़ा सा गाइड करें कि वो कहीं पीछे नहीं है, उनके लिए भी टेक्नोलॉजी से जुड़कर आगे बहुत सी नई राहें खुलेंगी। कहीं उनको ये ना लगे कि ये सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए ही टेक्नोलॉजिकल जो क्रांति आ रही है वो होगी, ये उनके लिए भी होगी जो हमारे ह्यूमैनिटीज के भी स्टूडेंट्स हैं। रुचि जी, आपने बहुत अच्छी बात कह दी कंटिन्यूएशन में। मैं एक्चुअली ये बात भी कहना चाह रहा था पैरेलल अपने ही साथ में, लेकिन चूंकि शुरू से इंजीनियरिंग की बात चल रही थी तो मैंने अपने आप को इंजीनियरिंग पे फोकस किया। देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, खासकर वो बच्चे जो 12th पास अभी हुए हैं, या 12th में इस समय हैं, या 11th में इस समय हैं। एक चीज मैं आपको कहूंगा, पहले मेरी एक बात ध्यानपूर्वक सुनिए। काम वो करिए जो आपको अच्छा लगता हो। आप वो काम कभी मत करिए जो आपके पड़ोसी ने आपसे कहा हो। देखिए, पड़ोसी ने अगर आपसे ये कहा है कि बेटा दूसरों के साथ ये व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल सही कहा है उसने। आपके दोस्त ने ये कहा है कि यार जब घर से निकला करो तो यार मदर फादर से विश करके निकला करो, अच्छी बात है। मेरा यहां पर जो उद्देश्य है वो सिर्फ आपके भविष्य को लेकर के कि भविष्य में क्या करना है, 12th करने के बाद क्या करना है। ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, और बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में ये घूमता रहता है, बच्चों के दिमाग में घूमता रहता है। और मैं आपको सच बता रहा हूं, इस कसमकस में, इस कंफ्यूजन में इसका रिजल्ट जो होता है वो ये होता है, बहुत से बच्चे गलत निर्णय कर बैठते हैं जी। मैं यहां पर एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, एक छोटा एग्जाम्पल, और मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूं चूंकि मैं अपने से रिलेटेड है इसलिए एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूं। बहुत छोटा एग्जाम्पल है। मेरी बिटिया जो है ड्राइंग में बहुत अच्छी थी, और मैं जब कहीं डिस्कशन करता था, ये मैं स्पेशली एग्जाम्पल इसलिए आज कोट करना पड़ रहा है क्योंकि रुचि जी ने मुझसे ह्यूमैनिटीज की बात की है। ह्यूमैनिटीज में मैं ये मान के चलता हूँ, उसमें फाइन आर्ट भी आ गई, ड्राइंग भी आ गई, डिजाइनिंग भी आ गई, सब आ गई, टेक्नोलॉजी वाली चीजों को भी छोड़ दें तो क्या हुआ कि उसकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी थी, और वो मैथ्स की स्टूडेंट थी। बायोटेक्नोलॉजी उसने साथ पढ़ रखी थी, यानी वो मेडिकल में भी जा सकती थी, इंजीनियर भी बन सकती थी, और डिजाइनिंग भी कर सकती थी, आर्किटेक्चर भी कर सकती थी। मैंने उससे पूछा, भाई तुम कंप्यूटर साइंस में करियर बना सकते हो, कंप्यूटर साइंस आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा फील्ड है। लेकिन उसने चूंकि पेरेंट का प्रेशर था, मतलब मैं इतना ओपन हूं तब भी पेरेंट का प्रेशर रहा, और अल्टीमेटली उसने कंप्यूटर साइंस में कई जगह अप्लाई कर दिया।
कई जगह उसका एडमिशन हुआ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि मैं शायद कुछ जबरदस्ती कर रहा हूँ, कहीं फोर्स कर रहा हूँ। अल्टीमेटली एक दिन मैंने पूछा, मैंने कि ऐसा करिए, तुम कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़नी, छोड़ दीजिए, आर्किटेक्चर में ट्राई कर लेते हैं या फिर डिजाइनिंग में ट्राई कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड थी। और आपको मैं एक बात बता दूं कि मैंने उसी दिन 1 सेकंड लगाया निर्णय लेने में कि नहीं, मुझे इसे डिजाइनिंग में भेजना है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं आप सबके सामने, वो इसलिए कह रहा हूं, जो खासकर ऑडियंस सुन रही है, आप अपने दिमाग से इस भूत को उतार दीजिए कि मुझे इंजीनियर बनना है और मुझे मेडिकल डॉक्टर बनना है। भाई, इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा मेरे पास कम से कम 20-25 कोर्सेज की लिस्ट है, 20-25 ब्रांचेज की लिस्ट है, जहां आप अपना करियर बना सकते हैं। और मेरे सराउंडिंग्स में इतने बच्चे हैं जिनको मैंने इस बात के लिए मोटिवेट किया कि नहीं, आप अपने बच्चे को ये मत कराइए, एलएलबी कराइए, इस बच्चे को डिजाइनिंग कराइए, इस बच्चे को आर्किटेक्चर में भेजिए, इस बच्चे को बायोटेक्नोलॉजी में भेजिए, इस बच्चे को मेडिकल डेप टेक्नोलॉजी में भेजिए, इस बच्चे को फाइन आर्ट में भेजिए। एंड यू वुडंट बिलीव, उन्होंने वहां जाकर के बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। क्यों किया, उसके पीछे रीजन ये है। उसके पीछे एक सिंपल रीजन सुन लीजिए। हम जब भी जो भी काम करते हैं वो 2 तरीके के काम करते हैं। पहला काम वो जहां हमारा मन कहता है, जो हमें अच्छा लगता है, और दूसरा काम वो करती है जो हमारे पेरेंट्स कहते हैं, जो हमें दबाव के साथ कराया जाता है, क्योंकि हमसे पेरेंट्स ने कहा, हमारी माँ ने कहा, हमारे पिता ने कहा, या हमारे घर के किसी बुजुर्ग ने कहा, या हमारे टीचर ने कहा। दोनों चीज में एक अंतर हमेशा याद रखिए, 90% केसेस में ऐसा होता है। अंदर याद रखिए, जो काम आप अपने मन से करते हैं ना, जो अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, आप ये देखेंगे उसमें हमेशा आप एक्सेल करेंगे, सबसे अच्छा काम वही होगा। मैं आपसे कहूं कि भाई आज घर की सफाई कर दीजिए, आपका मन नहीं है, घर की सफाई तो हो जाएगी, लेकिन वो सफाई नहीं होगी जो होनी चाहिए। एक दिन आपका मन किया, नहीं आज तो मैं अपने घर की सफाई करूंगा, उस दिन की सफाई और सफाई में बहुत अंतर होगा। ये क्या था? ये कुछ नहीं, सफाई वही की, मेहनत उतनी लगी, एनर्जी उतनी वेस्ट हुई, टाइम भी उतना वेस्ट हुआ। अंतर सिर्फ एक चीज का था, योर इंटरेस्ट। इसीलिए 12th के बाद जब भी किसी फ्यूचर की बात करें, सबसे पहली चीज याद रखें कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है। अगर आपका इंजीनियर बनने का मन नहीं है, बिल्कुल इंजीनियर मत बनिए। आपको लगता है आप मेडिकल नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल मेडिकल मत करिए। मेरे पास 50 एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो लड़के फाइन आर्ट, सिंपल ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में एक्सेल कर गए। एक छोटा बच्चा मेरे नीचे रहता था, पढ़ने में अच्छा था, उसे इंजीनियरिंग और मेडिकल 2 से बहुत घृणा थी। जब भी बात करते थे वो कहते, पापा हर समय यही कहते रहते हैं, लेकिन मेरे को ना तो इंजीनियर बनना ना मेडिकल बनना। उस लड़के ने सबसे पहली जिद की, 12th के बाद डीयू में एडमिशन लिया। सोशियोलॉजी जैसा सब्जेक्ट पकड़ा उसने, सोचिए आप, सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद उसने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद उसने पीजी किया, पैरेलल नेट निकाला, और इसी बीच में उसको आयरलैंड से एक स्कॉलरशिप ऑफर हो गई, वो पीएचडी करने आयरलैंड चला गया, वहीं उसकी जॉब लग गई। आज उसकी जो सैलरी है, उसके जो साथी इंजीनियर थे और मेडिकल साइंस के जो साथी थे, उनसे कहीं ज्यादा सैलरी पा रहा है। ये एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए मैंने आपको दिया, सोशियोलॉजी जैसे एक सब्जेक्ट में कैरियर है, पॉलिटिकल साइंस में कैरियर है। आप कैरियर की बात करते हैं, बीए एलएलबी कर लीजिए आप। अगर आपको लगता है कि आपका ब्रेन शार्प है और इंजीनियरिंग आपका पढ़ने का मन नहीं करता, आप मेडिकल पढ़ने का मन नहीं करता, गो फॉर लॉ, गो फॉर आर्किटेक्चर, गो फॉर डिजाइनिंग, गो फॉर फाइन आर्ट, गो फॉर बायोटेक्नोलॉजी, गो फॉर एग्रीकल्चर साइंस ऑल्सो। आज की डेट में एग्रीकल्चरल साइंसेज में इतना काम हो रहा है, और खासकर हमारे जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी हैं, वो तो इस पर बहुत फोकस कर रहे हैं। इसलिए एक फील्ड नहीं है भाई लोगों, आपको ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है, आप किस फील्ड में काम कर सकते हैं। मेरे जान पहचान के कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एमबीए किया, इंजीनियरिंग किया, नौकरी की, और नौकरी छोड़ करके आए, घर पे खेती की, और इतना बढ़िया खेती का काम करते हैं, इतनी बढ़िया इनकम है उन लोगों की कि वो एमबीए के जो साथी हैं उससे कहीं ज्यादा इनकम पाते हैं। ये आप पर निर्भर करता है, आप किस में इंटरेस्ट आपका है, और जिसमें इंटरेस्ट हो, थोड़ी देर के लिए घर वालों के सामने बोलिए कि भाई मेरा फील्ड ये है, मुझे इसमें अपना अच्छा भविष्य दिखाई दे रहा है, मैं इस फील्ड में काम करना चाहता हूं, मुझे एक बार मौका दीजिए। अगर मैं इसमें फेल हो जाता हूं तो जो आप कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। आप एक बार कहिए। पेरेंट्स कोई भी बच्चे का बुरा नहीं चाहता है। पेरेंट्स की मजबूरी क्या है? पेरेंट्स की मजबूरी ये है कि पेरेंट्स जो पढ़े लिखे हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत लेबर है, उनको तो पता होता है ये सब चीजें, तो वो तो बच्चे को गाइड कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को नहीं पता होता कि आने वाले समय में क्या क्या कैरियर डेवलप हो चुके हैं। वो पुरानी विचारधारा की है, उनके दिमाग में मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा कोई दूसरा शब्द ही नहीं आता है।
उनको पता ही नहीं है कि लॉ में इतनी अपार संभावना है। आज की डेट में जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस लॉ के हैं, वहां से करे हुए BLLB के बच्चे, उनके प्लेसमेंट्स देखिए आप, जरा से कोई बच्चा शार्प निकल जाता है, उनके प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं। आर्किटेक्चर में बहुत अच्छा है, डिजाइनिंग का तो आलम ये है, यू वुडंट बिलीव कि मेरी बिटिया को कंप्लीट नहीं हो पाया डिजाइनिंग का कोर्स, उससे पहले उसको इंटर्नशिप ऑफर हो गई थी, इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं कर पाई, उस कंपनी ने जाने नहीं दिया, जबरदस्ती रोक करके रखा और उसने कहा कि भाई अभी मेरे साथ कुछ दिन काम कर लो। उसने जाने नहीं दे रहा उसको, वो कह रहा है बस कुछ दिन काम कर दो। ये एग्जाम्पल मैं आपके सामने इसलिए दे रहा हूं, डिजाइनिंग, फाइन आर्ट, मेरे यहाँ एक इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट है, सिंपल तबला म्यूजिक के कोर्सेज मेरे यहाँ और उसके कोर्सेज होते हैं, ड्राइंग के, पेंटिंग के, म्यूजिक के, इनके कोर्सेज होती हैं। और मुझे ताज्जुब होता है कि उस संस्थान से पढ़े हुए बच्चे सब प्लेस्ड हैं, सबको कहीं ना कहीं जॉब मिल रही है। रिक्वायरमेंट बहुत है, प्रॉब्लम डिजर्विंग कैंडिडेट्स की है। आपको डिजर्विंग बनना है और डिजर्विंग बनने के लिए आपको अपना फील्ड तलाशना होगा। थैंक यू। संजीव सर ने बहुत अच्छी तरह से, बहुत डीपली जाके क्लियर कर दिया कि सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं वो हमारे लगभग हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए, हम सभी के लिए हैं। तो हम सभी को इन चेंजेस को लेकर आगे बढ़ना है, राहें बहुत सी खुली हैं। चलिए अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे, पूछेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूजा जी से। पूजा जी, वापस हम लोग थोड़ा सा अपने इंजीनियर्स की तरफ आते हैं और पूछेंगे आपसे कि इस डिजिटल और टेक्नोलॉजी बेस्ड फ्यूचर के लिए हमें अच्छे इंजीनियर तैयार करने होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमको थोड़ा हाई लेवल पे ले जाना है। सो ये अच्छे इंजीनियर तैयार करने के लिए हमारी एजुकेशन सेक्टर में किस तरह के चेंज लाने की जरूरत होगी? रुचि, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे कि बताया मैंने, जैसे ये एनालाइज किया है और हम ये कहते हैं कि हर लेवल पर चेंज आना है, हर स्टेक होल्डर को अपनी जिम्मेदारी लेनी है। जैसे कि इंडिविजुअल लेवल पर संजीव जी ने कितना बढ़िया समझाया कि हर बच्चे को अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना है। जैसे हम बोलते हैं ICS में यहाँ पर, मेक योर पैशन योर प्रोफेशन। तो अगर आप अपने आप को अपस्किल करना ही है आपको, लेकिन अगर हर स्टेक होल्डर अपनी अपनी जिम्मेदारी ले, तो हम शुरुआत करें तो सबसे पहले स्कूल से शुरुआत करते हैं। स्कूल में जैसे NEP आ गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझिए और स्कूल को सिस्टम में लाइए। आई अग्री, मेरे यहाँ से कहने से बहुत आसान है, लेकिन स्कूलों की अपने भी बाउंड्रीज है, अपने इम्प्लीकेशंस है। लेकिन चेंजिंग ट्रेंड के संग हमें स्कूल को ये समझाना होगा, स्कूल प्रिंसिपल है, अथॉरिटीज है, वो बैठ के टाइम टेबल सेट करे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करे। इसके अलावा बच्चों को और अपॉर्चुनिटी दे। हम लोग के टाइम में ऐसा होता था, या पहले ऐसा होता था कि बच्चों को क्लास में चॉक एंड टॉक से पढ़ाया जाता था, लेकिन अब वो बच्चा नहीं है जो चॉक एंड टॉक से पढ़ना चाहता है। अब आप क्लास को इंटरैक्टिव बनाओगे तो उसको समझ में ज्यादा आएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दो, पैटर्न पढ़ाई का चेंज होना है। दूसरा आता है यूनिवर्सिटी लेवल पर हमें चेंज लाना है। अभी हम रिसेंटली बात कर रहे थे प्रोफेसर से ही कि क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं, क्योंकि बच्चा घर से ऑलरेडी वो कॉन्सेप्ट पढ़ के आ रहा है, उस पॉइंट को समझ के आ रहा है, लेकिन वो ये चाहता है कि इस टॉपिक पर और आप हमको डीपर समझाओ और हमें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दो, हमको उसको सेशन को इतना इंटरैक्टिव बनाओ कि टीचर लेक्चर नहीं दे रहा हो बल्कि वो मॉडरेटर और फैसिलिटेटर हो, उस इंटरैक्शन को लेके जाए जिससे बच्चा प्रैक्टिकली समझ सके। तो मेरा ये कहना है कि जैसे हर एक स्टेक होल्डर को जिम्मेदारी लेनी, इवन बच्चे को भी लेनी है। आपको सब कुछ नहीं मिलेगा, आपको अपने दायरे से बाहर निकल के सोचना होगा, ऑनलाइन कोर्सेज लेके लेना होगा, यूनिवर्सिटी लेवल पर प्रोजेक्ट्स करने होंगे, इंटर्नशिप्स करनी होगी, जिससे कि आप अपने आप को फ्यूचर रेडी कर पाओ, कंपनी रेडी कर पाओ, जॉब रेडी कर पाओ। तो इन सारी चीजों के अलावा मूक्स होते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं, जॉब ओरिएंटेड होते हैं। इवन यूनिवर्सिटी लेवल पर हम बच्चों से कहते हैं कि जब भी बेटा तुम्हारा समर ब्रेक और विंटर ब्रेक हो तो उसको यूटिलाइज करो इंटर्नशिप्स करके। तो तुमको पता चलेगा कि आप एक्चुअली उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस सिचुएशन में कैसा परफॉर्म कर रहे हो। रिसेंटली एक स्कूल ने अपने स्टूडेंट्स को 11th-12th के स्टूडेंट्स को समर ब्रेक और विंटर ब्रेक में इंटर्नशिप करने को दिया। इससे क्या हुआ, बच्चे अपनी अपनी पसंद के फील्ड में इंटर्नशिप करने गए। जैसे मैं बोलती हूँ कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है, तो बेटा अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स, किसी से बात करो कि अंकल मैं कुछ दिन आके आपकी कंपनी विजिट करना चाहता हूँ, या मुझे थोड़ा बहुत काम कराओ। जितना प्रैक्टिकली सीखोगे, जितना प्रैक्टिकली देखोगे, तब आप इवैल्यूएट कर पाओगे। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हो या इंजीनियरिंग की फील्ड को चूज करना चाहते हो, तो पहले उसका लुक एंड फील लेके देखो, जाके देखो। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बोलते हो तो किसी टेक पर्सन के संग 10 दिन बिता के देखो, अंडरस्टैंड करो कि वो किस तरह का काम कर रहा है। और एक कंपनी है जहाँ पर सिर्फ इंजीनियर ही नहीं चाहिए, हमें हर फील्ड से शख्स चाहिए जो कि
उस फील्ड का स्पेसिफिक हो सके, यू नो। तो इसीलिए हर स्टेक होल्डर की जिम्मेदारी है, स्कूल एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी लेके आइए, बच्चों को और इंटरैक्टिव क्लासेस दीजिए, यूनिवर्सिटी लेवल पर बच्चों को और साइंस प्रोजेक्ट्स कराइए, इनोवेशंस कराइए, रिसर्च प्रोजेक्ट्स में शामिल करिए, क्लास को लर्निंग से रोट लर्निंग से ज्यादा प्रैक्टिकल बनाइए, और इंडिविजुअल लेवल पर एज अ स्टूडेंट आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां बनती हैं। सिर्फ किताबी कीड़ा मत बनिए, इसके अलावा किताब के दायरे के बाहर सोचिए, दायरे के बाहर यानी ऑनलाइन कोर्सेज लेके देखिए, रिसर्च प्रोजेक्ट्स करिए, इंटर्नशिप्स करिए, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। आप एक अच्छे इंजीनियर बनोगे या आप किसी भी फील्ड में जाओगे फॉर अ चांस, आप मैनेजमेंट में जाते हो, आप मास कॉम में जाते हो, जिस भी फील्ड में जाओगे आप ज्यादा बेहतर बनोगे क्योंकि आप दायरे से बाहर सोच रहे हो। थैंक यू पूजा जी। और हमारे अब तक का वेबिनार का जो होल सोल सारांश निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि हम लोग को जो अब आगे आने वाले बदलाव के साथ डील करना है उसके लिए हम लोग को प्रैक्टिकली आगे बढ़ना होगा, प्रैक्टिकली अपने आप को ढालना होगा, सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनना होगा। एजुकेशन बहुत जरूरी है, उनको लेकर आगे बढ़ना होगा, लेकिन साथ में प्रैक्टिकली चीजों को लेकर चलना होगा। तो इस तरह से खुद को हम लोग आगे चेंज करते जाएंगे। एंड नाउ आई विल आस्क आवर नेक्स्ट क्वेश्चन टू अरुण जी. Arun ji, the biggest role in making future-ready professionals is selection of good college. Especially when we talk about engineering, there are constant changes. This sector evolves quickly. In that context, what should you suggest to a student while selecting best college for them? Yeah. Excellent question, Ruchi. So I would ask students to first look into the college rankings. So there are multiple agencies giving them like QS, NIRF rankings. So all these agencies rank universities and colleges based on their previous performance, their academic records, their research, and everything. And then I would ask the students to look into the research activities going on their area of interest. Let's say a student is interested in AI or in robotics. Just all the details will be available on the college, universities website itself. So they can go through the research activities, what are going, how many professors and how many people are into such research, and the active community that's existing there. So those communities and research activities will give them a better edge in their area of interest. And the next aspect that they should be looking into is the student to teacher ratio. So with a good student to teacher ratio will give the student better access to approach the professor, so they can have a better bond with the professor, they can learn more, and they can improve their what do you say, expertise in the field of interest. And then the student club activities. So multiple colleges will be having let's say robotics club or AI club. So those club activities or colleges which have active club activities will give a edge for the students. So that's where people get to learn more. So they get on the field, they work on multiple problem statements, they develop projects, they work on, and working on such kind of environment will get them industry ready. So these are the important factors that one should be looking in while choosing a college, in my perspective. जी, थैंक यू सो मच Correct. अरुण जी। तो हमारे व्यूवर्स जितने भी हमारे साथ इस वेबिनार के साथ जुड़ रहे हैं इन एसोसिएशन विद अमृता विश्व विद्यापीठम, उनके लिए जो अरुण जी ने चीज़ें बताई कि कॉलेज के सिलेक्शन के समय आप जो बदलते प्रोस्पेक्ट में अगर आप कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं तो उसका सिलेक्शन करते समय आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपको फैकल्टीज़ को देखना है कि वहाँ किस तरह की फैकल्टीज़ आपके लिए हैं और वहाँ पर किस तरह की एक्टिविटीज़ वो कॉलेज है, वो इंस्टीट्यूट आपके लिए करा रहा है, किस तरह का प्लेसमेंट वो दे रहा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें अपने कॉलेज का सिलेक्शन करना है, क्योंकि उस कॉलेज में पढ़ के या उस इंस्टीट्यूशन में पढ़ के ही आप आगे अपने आप को निखार पाएंगे, अपने करियर को निखार पाएंगे। थैंक यू सो मच अरुण जी फॉर टेलिंग अस सो मेनी इम्पोर्टेंट थिंग्स। एंड अरुण जी, there is our one viewer who wants to ask a question. Please. Yes, Uh, yes. Ji. Actually, he wants to ask that how will AI technology drastically change our life and career in next 5 years? Please explain. As you Okay. have told so many things for AI technology, please suggest him something also. Okay, so let me just explain it with an example how AI has revolutionized the way we live and things around us. So Yeah. let's take the example in the healthcare industry. So before, let's say if a person has to be diagnosed with a cardiovascular disease, is nothing but health issues or problems related to the heart. So the person has to undergo a various of tests.
So his blood flow, his heart test, ECG will be taken, and his heart rate will be monitored for a period of time, and he has to undergo a blood test, and multiple things, multiple factors will be brought in, multiple tests will have to be done. So very recently they developed an AI engine. So this AI engine, just with a retinal scan of your eyeball, so the AI engine will be able to predict if the person is vulnerable to a cardiovascular disease or not. So this can be done. This AI engine can shorten down the entire process to just minutes. So the previous conventional test that was carried out for diagnosing a cardiovascular problem, it might take let's say 3 to 4 hours, but this AI engine can just give you a result within minutes. So this is how AI is such a powerful tool. It has revolutionized the way diseases are being diagnosed. So this applies to multiple aspects as well: the way we live, the things that we consume, the things we see, the things we learn. In every aspect, AI plays a major role. And other everyday activity in which AI plays a major role is like social media. So for example, let's take YouTube. We are all very common with YouTube. We use YouTube every day. Even this session is getting live telecasted on YouTube. So when you're watching a video in YouTube, in the very right hand side, you'll have something called suggestions, video suggestions. So those video suggestions are not the same for every user. So I watch YouTube, I get different set of videos, and Madam Ruchi watches a video, she'll get different set of suggestion. So how is this happening? So there's an AI engine in the back end of YouTube. So this AI engine makes a decision. What video should I be suggesting? It will just track my previous videos that I've seen. So let's say, okay, Aruna is interested in cricket. He has been watching a lot of cricket related videos, and he's also been watching a lot of MS Dhoni related videos. So which means he's a fan of MS Dhoni, and he also likes cricket. So let me start suggesting more cricket and MS Dhoni related videos. So there's an AI engine. So this AI engine makes a decision what video to suggest next and what not to suggest. And sometimes in your phone, you might also be getting a notification from YouTube asking you a review. It will say you, I suggested you a video a few days back. Was it helpful for you? So it's taking a feedback. It is learning on its own. This is what machine learning is. So it just learns. It gets a feedback from the user that corrects. It says, okay, this suggestion was useful. Then the very next time it will keep suggesting similar videos. If you say the suggestion wasn't that great, it will just change the pattern. It will start suggesting different videos. So this is how AI will revolutionize. So this is one small example how AI plays a major role in the in our day-to-day activities. So eventually after 5 years, if you see AI will play a major role in autonomous vehicles. Autonomous vehicles are nothing but self-driving cars that can move on its own. So with the development of 5G technology, 5G becomes more prominent. So it'll give a very huge playground for autonomous cars to come and become a huge part of our day-to-day activities. थैंक यू सो मच अरुण जी उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर को अपने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल परफेक्टली मिल गया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिर्फ एक सेक्टर में नहीं, बहुत ढेर सारे सेक्टर्स में बहुत स्कोप आगे आने वाला है. ऑटोमेशन, मेडिकल, सोशल मीडिया, बहुत सारी चीज़ों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कई सारी नई चीज़ें डेवलप होंगी. थैंक यू सो मच अरुण जी फॉर टेलिंग अस सो मेनी थिंग्स फॉर दैट रिलेटेड विद दैट. थैंक यू सो मच. आपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे. हमारे पास लिमिटेड टाइम पीरियड है और हमारा टाइम जो है बहुत आगे निकल चुका है. बट मैं अपना अगला क्वेश्चन पूछूंगी संजीव सर जी से. सर, हम लोग अभी शुरुआत में जैसे कि हम लोगों ने बात करी कि बचपन से ही आजकल जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सोशल मीडिया के आदी होते जा रहे हैं, अपना अकाउंट बना लेते हैं और यूट्यूब पे अपना चैनल बना लेते हैं. तो हम लोग इसी से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि फ्यूचर में लगातार इनोवेशंस होते रहेंगे. बच्चों को फ्यूचर में किस तरह की जॉब करनी है, इसको लेकर उनका माइंडसेट एक्चुअली में कब तैयार किया जाना चाहिए? क्योंकि इसको लेकर अक्सर लोगों में कंफ्यूजन ये रहता है कि 12वीं के बाद तय करें कि हमें किस तरह की जॉब के लिए आगे बढ़ना है, या फिर 10वीं के बाद तय करें कि 8वीं के बाद तय करें. तो वो माइंडसेट कब हो जाना चाहिए कि हमें इस जॉब को लेकर अब अपनी तैयारी आगे करनी है? बहुत ही एक ऐसा प्रश्न आपने पूछा है, और ये एक ऐसा एक क्वेश्चन है जिसमें कि बहुत सारे पेरेंट्स कंफ्यूज भी रहते हैं. देखिए, मैं यहाँ पर कुछ मैं अपने ओपिनियंस दे रहा हूँ, और हो सकता है कुछ लोग मेरे इन ओपिनियंस से डिफर करें. कोई फर्क नहीं पड़ता. हर एक की अपनी अपनी अलग आइडेंटिटी होती है, हर एक की अपनी अलग सोच होती है. देखिए, मैं एक चीज क्लियर कर रहा हूँ कि जब मेरे पास कोई बच्चा लेकर के आता है और कहता है कि साहब मेरे बच्चे ने 10th कर लिया है, मैं इसको कोचिंग के लिए कहाँ भेजूं, तो मेरा जो अगला प्रश्न होता है वो ये होता है कि आप कोचिंग में क्यों भेजना चाहते हो.
उनका जवाब होता है कि साहब हम इसे मेडिकल की तैयारी कराएंगे, इसको इंजीनियरिंग की तैयारी। 2 ही के लिए कोचिंग की जाती, 2 ही के लिए सबसे ज्यादा कोचिंग के लिए जाते बच्चे। कोटा एक ऐसा बड़ा हब बन चुका है कि कोटा में रहने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है और स्टूडेंट्स की संख्या और कोचिंग सेंटर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए, चलिए आपने बच्चे ने 10th किया और आपने कोचिंग के लिए भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसमें कहीं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। हद तो जब हो जाती है जब पेरेंट्स मुझसे कई बार आकर के पूछते हैं हमारे बच्चे ने 8th कर लिया, अब इसको कोचिंग के लिए कहाँ भेजें। मेरा क्वेश्चन होता है भाई इस बच्चे को यार अभी इतना टेंडर है, इसकी जिंदगी है, इसको यार पढ़ लेने दो, इसको स्कूलिंग कर लेने दो। लेकिन नहीं, पेरेंट्स की खुद की महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी हैं कि वो बच्चे का गला घोंट देती है। मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछ रहा हूं, मैं एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, मैंने उसका बहुत गहन अध्ययन भी कर रखा है। उस पर मैंने थोड़ा सा इस तरह का रिसर्च का काम किया कि ऐसी पॉलिसी क्यों बनाई गई। और लकीली मैं अपनी यूनिवर्सिटी की एनईपी में भी हूँ और साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट की जो एनईपी बनी है पीजी को सिलेबस को डिजाइन करने के लिए, मैं उसके साथ भी एसोसिएटेड हूँ। और एनईपी के जो ऑर्डिनेंस तैयार हो रहे हैं मैं उसके साथ भी एसोसिएटेड हूँ। तो एनईपी को लेकर के बात करते हैं। तो एनईपी में देखिए अगर आप, और एनईपी ने वही किया जो मैं इतने सालों से कहता आ रहा हूं। मेरी अपनी सोच क्या है? मेरी अपनी सोच ये है कि बच्चा जैसे ही पैदा हो उसे खेलने दीजिए, कूदने दीजिए, उसके शरीर को ठीक होने दीजिए। जब स्कूलिंग का टाइम आए तब आप उसे स्कूल भेज दीजिए। उसको मत उम्मीद करिए कि उस पर कोई अभी से टेक्नोलॉजी का भार डाला जाए। उसको एंजॉय करने दीजिए लाइफ को। और मेरा अपना मानना यह है क्लास 5 तक आते आते उस पर कोई प्रेशर मत डालिए। उसके दिमाग को डेवलप होने दीजिए, उसके ब्रेन को डेवलप होने दीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसके ब्रेन को डेवलप नहीं होने देते हैं। हमको लगता है कि हम उसके ब्रेन को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन आप डेवलप कर रहे हैं यूनिडायरेक्शनल। अभी छोटा बच्चा है, अभी आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है, वो यूनिडायरेक्शनल बना देते हैं उसको बचपन से ही। वो हमारी महत्वाकांक्षा थी, हमें आईएएस बनना था, हम आईएएस नहीं बन पाए, तुम्हारा बच्चा आईएएस बनेगा, हमने उसको पहले से ही झोंक दिया। अब उसके मन में आईएएस बनने, उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसका जो बोलने का स्टाइल है, वो फिजिकल एजुकेशन में जाना चाहता है, वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है। लेकिन नहीं, हम उसको आईएएस बनाएंगे साहब अभी से। अब देखिए क्या होता है, बच्चा जो है 6 क्लास 5th क्लास तक तो उस बच्चे को एंजॉय करने दीजिए जैसा पढ़ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उसे गाइड ना करें, खेलने दीजिए, स्पोर्ट्स में कर दीजिए, उसको कबड्डी खिलाइए, उसको क्रिकेट खिलाइए, सब काम करिए। टेक्नोलॉजी का समावेश 6 क्लास से होना चाहिए। और मैं यही बात कहता था और एनईपी ने भी यही बात की है कि टेक्नोलॉजी की बात जो भी हो वो 6 क्लास ऑनवर्ड हो। जब बच्चा 6 क्लास में होता है तो लगभग 10-11 साल का होता है, तब वो इतना समझदार हो चुका होता है कि उसको पता है कि कौन सा बटन दबाना है और कौन सा बटन नहीं दबाना है, और इसके बटन के दबाने से क्या गलत इंफॉर्मेशन आएगी और इसके बटन दबाने से सही इंफॉर्मेशन आएगी। उससे पहले तो उसे पता ही नहीं था ना कुछ भी। अब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का आप उसे आइडिया दीजिए, टेक्नोलॉजी के इस बारे में धीरे धीरे शुरुआत करिए। और सही मायने में उसे टेक्नोलॉजी सीखने का टाइम तो 10th के बाद ही है। उससे पहले से कोई टेक्नोलॉजी मत सिखाइए। उसको सिविक्स भी पढ़ने दीजिए, जिसमें चाहे वो आप हिस्ट्री पढ़ाओ, चाहे आप उसमें सोशियोलॉजी पढ़ाओ, चाहे कुछ भी पढ़ाओ। उसको SUPW में भी काम करने दीजिए, उसको हिस्ट्री भी पढ़ने दीजिए, उसको कंप्यूटर साइंस तो ऑब्वियस है आज की डेट में कंपलसरी पार्ट हो गया है, उसे कम्युनिकेशन कोई भी एक पढ़ने दीजिए, उसको मैथ भी पढ़ाइए, साइंस भी पढ़ाइए, सब पढ़ाइए। लेकिन टेक्नोलॉजी के समावेश की बात उसकी टेंडर एज पर बिल्कुल मत करिए। अगर आप उसके टेंडर एज पर टेक्नोलॉजी की बात करने लगेंगे तो जानते हो क्या होगा? देखिए 2 चीजें होती हैं। मेरी बात बहुत सारे बच्चे समझ जाएंगे, अरुण जी को बहुत जल्दी समझ में आएगी। एक बच्चा वो था जिसने पहले सी लैंग्वेज पढ़ी और सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना सीखी और उसके बाद उसने प्रोग्राम्स बनाई। Am I right? एक तो वो बंदा है। दूसरा बंदा वो है जिसने सी लैंग्वेज नहीं पढ़ी, सीधा मैटलैब सॉफ्टवेयर उठाया और सीधे मैटलैब सॉफ्टवेयर में काम करना शुरू कर दिया। मैटलैब की बैकग्राउंड में सी में ऑलरेडी सारे प्रोग्राम्स बने हुए हैं। तो एक तो वो बंदा था जिसने अपनी मेहनत से सारे प्रोग्राम्स बनाए, उसको एक एक स्टेप पता था कि इस स्टेप में क्या काम होगा। और एक ऐसा बंदा था जिसके पास रेडीमेड प्रोग्राम्स अवेलेबल थे, बस उसने डेटा डाला और थोड़ी सी कोडिंग की और उसके पास रिजल्ट्स आ गए। ये ठीक है, उसके पास रिजल्ट्स आ गए, उसका काम बहुत फास्ट हो गया, लेकिन उसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी थी उसको नहीं पता है। मेरे साथ कई सारे बंदे ऐसे काम करते हैं जो मैटलैब में बहुत अच्छा काम कर देते हैं, लेकिन मैटलैब के पीछे क्या कहानी चल रही है उनको नहीं पता। और इसकी वजह ये आती है जब कहीं वो इंटरव्यू फेस करने जाते हैं और कहीं कोडिंग की बात में जब डिटेल होती है तो भूल जाती है। क्यों?
क्योंकि हम टेक्नोलॉजी का सीधा एडवांस फेस पढ़ने पहुंच गए। हमने टेक्नोलॉजी के बारे में जो इनिशियल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो नहीं पढ़ा। और वो क्यों नहीं पढ़ा, उसके पीछे रीजन क्या था? हमारे पास समय तो 24 घंटे है, जिसमें से लगभग 10-11 घंटे हमने निकाल दिए सोने धोने में, नहाने धोने में और खाना खाने में निकाल दिए। मान के चलिए बच्चा स्कूल जाता है तो लगभग 7 से 8 घंटे स्कूलिंग में निकल गए। अब उसके पास बचे 5 या 6 घंटे। अब 5-6 घंटे में आप चाहते हैं वो टेक्नोलॉजी भी पढ़ ले, मैथमेटिक्स भी पढ़ ले, फिजिक्स भी पढ़ ले, इंग्लिश भी पढ़ ले, हाउ इट इज पॉसिबल? अरे उसके बेसिक फंडामेंटल मजबूत करिए। जब वो बेसिक और टेंडर एज में हो तो उसको मैथमेटिक्स पढ़ने दीजिए, उसको फिजिक्स पढ़ने दीजिए, उसको केमिस्ट्री पढ़ने दीजिए, उसको हिस्ट्री पढ़ने दीजिए, उसको सिविक्स पढ़ने दीजिए, प्रोजेक्ट करने दीजिए और स्पोर्ट्स में जरूर रखिए। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये टेक्नोलॉजी आपको यहां से बहुत मजबूत बना रही है और इसके नीचे से आपको बहुत कमजोर कर रही है। ये ध्यान रखिए मेरी बात का। बच्चे को इस बात का ध्यान रखिए, जो पेरेंट्स हैं अगर मेरी बात सुन रहे हैं, बच्चे के सिर्फ इतने पोर्शन का विकास मत करिए, बच्चे के पूरे संपूर्ण शरीर का विकास करिए। उसे स्पोर्ट्स खेलने दीजिए और अगर नहीं जाता हो स्पोर्ट्स खेलने के लिए तो शाम को 1 घंटे उसमें 2 तमाचे लगाइए और घर से बाहर निकाल दीजिए। जाओ वर्जा करके खेल के आओ। क्योंकि होता क्या है, बच्चा फिजिकली बहुत कमजोर होता जा रहा है। ये हम पर जरा जरा सी बीमारी बच्चे पर अटैक कर रही है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ रीजन है कि हमने उसे टेक्नोलॉजी के लिए तो बहुत बढ़िया ब्रेन दे दिया, खटपट 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 कर देता है। लेकिन अभी जरा से उससे बात करी, चल बेटा आज 5 किलोमीटर की वॉक करके आते, थोड़ा ब्रिस्क वॉक करेंगे, पीछे हट जाता है। टेक्नोलॉजी का समावेश जरूरी है, लेकिन उसके लिए सही समय पर। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा पहली क्लास में आया, आपने टैबलेट उसके हाथ में पकड़ाया। टैबलेट पकड़ना चाहिए उसको, बट आपकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि वो टैबलेट में क्या काम कर रहा है, उस मोबाइल फोन में क्या काम कर रहा है। सी द सिचुएशन। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है अगर उसका सदुपयोग किया जाए तो, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत खराब है अगर गलत से आपने डायरेक्शन ले लिया तो। बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव सर ने एक बार फिर से डांट के अपनी टीचिंग के अंदाज में हमारे स्टूडेंट्स को नहीं बल्कि इस बार हमारे पेरेंट्स को अवेयर करा है कि टेक्नोलॉजी आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाएगी, क्रांति करेगी, बट बचपन में बच्चों पर उसको लेकर हम लोग को भार नहीं डालना है। हाँ, लेकिन 10th के बाद हमारे स्टूडेंट्स को उसके लिए अवेयर हो जाना चाहिए, उसको लेकर अपने करियर की प्लानिंग शुरू कर लेनी चाहिए। ये बात भी संजीव सर ने पूरी तरह से क्लियर कर दी है। और दिस थैंक यू सो मच संजीव सर, इतनी अच्छी तरह से हमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए। अब क्योंकि फिर से मैं बताऊंगी कि हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है और बहुत कम समय हमारे पास बचा है, बट मैं पूजा जी से एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी। पूजा जी प्लीज हमें शॉर्ट में थोड़ा सा बताइएगा कि जब कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग का एंट्रेंस निकाल लेता है, बहुत प्रोमिनेंट सवाल है हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जो ब्रांचेस सेलेक्ट करते हैं, तो एंट्रेंस निकाल लेने के बाद उसके सामने बड़ा टास्क होता है अपने लिए सही ब्रांच का सिलेक्शन करना। वो कंप्यूटर साइंस चाहता है या फिर मैकेनिकल या फिर कुछ और। ऐसे में किसी भी ब्रांच का सिलेक्शन करने के पहले स्टूडेंट को किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर किसी कारण से अपने मन की ब्रांच उन्हें नहीं मिल पा रही है तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? देखिए रुचि, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टेज पर हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ क्या करते हैं, हम 11th-12th के स्टूडेंट्स को बोलते हैं, और इवन मैं आज जो व्यूअर्स सुन रहे हैं पेरेंट्स स्टूडेंट्स, उनसे भी ये बोलूँगी, जब आप 12th में हैं, 11th में हैं, अगर आप इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हैं और इंजीनियरिंग की फील्ड के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा रिसर्च करना शुरू कर दें, उस बारे में रीड करना शुरू करें। जैसे कि सर ने भी बोला कि देयर लॉट ऑफ न्यू ब्रांचेस, एआई, रोबोटिक्स, कंप्यूटर साइंस, देयर सो मेनी ब्रांचेस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, और एक नया अवतार है मेकाट्रॉनिक्स, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो बच्चों, मैं यही बोलना चाहूंगी कि देखिए, आप थोड़ा थोड़ा करके सब फील्ड्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दो, और इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। आप संडे को फ्री होते हो, आप सैटरडे को फ्री होते हो, अपने करियर के लिए इनके बारे में पढ़ना शुरू करें। जैसे किसी की वेबसाइट पे पढ़े, यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी एंड ऑल। सबसे बड़ी चीज, पहले हल्की हल्की रिसर्च शुरू कर दे, सो दैट आप अपना माइंड बना लो बाय द टाइम आप अप्लाई कर रहे हो कि ये मेरी फील्ड है, ये मुझे इंटरेस्ट है। लेकिन आपको प्लान बी भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि दे आर लॉट ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। मार्केट में ट्रेंड है, हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करेंगे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करेंगे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, पर इसकी रिलेटेड फील्ड्स भी आज मार्केट में है, जैसे आईटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है। सो रिलेटेड फील्ड्स के बारे में भी रिसर्च करें, प्लान बी भी जरूर सोचें कि भाई ये प्लान है,
कि मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना है, व्हाट इज प्लान बी, व्हाट इज नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन मेरे लिए क्या हो सकता है। आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट को इस पूरे वेबिनार में आपको बार बार समझाया जा रहा है कि बेटा अपने इंटरेस्ट और अपने एप्टीट्यूड्स को समझो, अपने बारे में समझो, सो दैट आप अपना प्लान ए बना सको। और ये प्लान ए अगर नहीं काम करता, या मेरी चॉइस का कॉलेज या मेरी चॉइस की स्पेशलाइजेशन मुझे नहीं मिलती, तो प्लान बी देखो, वो भी आपकी ही चॉइस का होगा, थोड़ा ऊपर नीचे जरूर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो आपका ड्रीम गोल था, लेकिन प्लान बी को देखो। उसके बाद ऑब्वियसली आप जेई मेंस देते हो, और एडवांस की बेसिस पर जब आपकी रैंक आती है तो उसके बेसिस पर आपको कॉलेज और आपका स्पेशलाइजेशन आपको दिया जाता है। अब आती है बात उन बच्चों की जिनको उसके चॉइस के कोर्सेज नहीं मिलते। ध्यान दीजिए बेटा, हर यूनिवर्सिटी में जब आप सेकेंड ईयर से जाते हो तो आपको इलेक्टिव्स मिलते हैं, तो आप इलेक्टिव्स लो अपनी चॉइस के जिस एरिया में, सो दैट आपका ऑप्शन का दायरा बढ़ता चला जाए। तीसरी चीज, मैं अपने हर स्टूडेंट से हर बार ये बात पूछती हूँ, बेटा आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? आप आज इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, आपका प्लान क्या है? आजकल 80% बच्चे बोलते हैं कि मैम हमको इंजीनियरिंग के बाद एमबीए करना है। तो तब आप अपने आप को अकॉर्डिंगली प्लान करो, क्योंकि आपका एम तो कुछ और है, आप किसी और डायरेक्शन में जाने की तैयारी कर रहे हो। तो अकॉर्डिंगली हमको करना ये है कि हम अपने आप को कंपनी रेडी कर सके। अलॉन्ग विद जब आप अपने इलेक्टिव्स अपनी चॉइस के लेते हो, तो अपने आप को रेडी करो कैसे? यूनिवर्सिटी में देखो कौन कौन से रिसर्चेस हो रहे हैं, उनमें अप्लाई करो। देयर लॉट ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज, अगर आप देखो कॉर्सेरा, यूडेमी, एडेक्स, इन सब पे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज मिल रहे हैं, उनको जरूर पिकअप करो। उसके अलावा यूनिवर्सिटी के इनोवेशन में देखो, प्लस ऑनलाइन कोर्सेज को पिकअप करो, सो दैट आपकी प्रोफाइल हो। सबसे बड़ी चीज, जब आप 4 साल में हो तो अपने एरिया के इंटरेस्ट में इंटर्नशिप जरूर करो। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंस रखती है आपके लिए। 4 साल बाद मुझे लगा कि लो इस बच्चे ने सिर्फ बीटेक किया, या मैं एक बोलूं कि इस बच्चे ने बीटेक के अलावा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन कोर्स कर रखा है, 2 रिसर्च प्रोजेक्ट्स पब्लिश कर रखे, इनोवेशन में काम कर रखा है, दैट काइंड ऑफ प्रोफाइल द कंपनी आज की तारीख में समय में आगे देख रही है। प्लस आपको आपकी चॉइस का अगर नहीं मिलता है तो आपको उसके ऊपर वर्क करना होगा, इलेक्टिव्स लेने होंगे। इसके अलावा जब आप जॉब्स के लिए जाते हो, जैसे टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, तो हमेशा याद रखो कि आपकी रिक्रूटमेंट के बाद आपकी ट्रेनिंग जरूर होगी। उस ट्रेनिंग को बहुत सीरियसली करना, तो आप उस फील्ड में अकॉर्डिंगली आगे बढ़ते चले जाओगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको आपकी चॉइस का मिल जाता है, नहीं तो आप उसको अकॉर्डिंगली टायर 2 टायर 3 यूनिवर्सिटीज में देखते हो। हम टायर 2 टायर 3 क्यों नहीं एनकरेज करते? क्योंकि फिर हम ये बोलते हैं बाजार में कई सारे बीटेक एमटेक घूम रहे हैं सड़कों पे। बट जैसे कि प्रोफेसर संजीव जी ने भी कहा, ब्रिलियंट बच्चा हर जगह ब्रिलियंट होगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ोगे, आप ब्रिलियंट होगे, पर आपको अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग करना होगा कि आपकी प्लेसमेंट उतनी अच्छी है। यू डू योर प्रोफाइल सो वेल, रिसर्च प्रोजेक्ट, इनोवेशन, ऑनलाइन कोर्सेज, इंटर्नशिप्स, आप कहीं भी मार्केट में प्लेस होने के लिए रेडी हो जाओ। हम आज भी अपने यहाँ रिक्रूटमेंट करते समय ये इंपॉर्टेंस रखते हैं कि बच्चे ने अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करने के लिए सिर्फ 4 साल पढ़ा नहीं है, अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करने के लिए और क्या क्या किया है। सो स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर प्रोफाइल। थैंक यू सो मच पूजा जी। हमारे स्टूडेंट्स जो ब्रांचेस को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, या उसको लेकर ये सोचते हैं कि उनको उनकी मनचाही ब्रांच नहीं मिली, उनके लिए प्लान बी तैयार करके उनको आगे बढ़ना होगा, ये हमारे एक्सपर्ट ने बताया है। और अगर उनको मनचाही ब्रांच नहीं मिलती है तो उनको कोई दूसरी ब्रांच लेके आगे बढ़ना होगा, प्लस उसके लिए आगे जाकर जब उनको जॉब करने का मौका मिलता है तब उसके लिए जो प्रैक्टिकल नॉलेज उनको मिलती है, उनकी ट्रेनिंग को बहुत सीरियसली लेना होगा। थैंक यू सो मच पूजा जी इतनी सारी चीज़ें हम लोग को बताने के लिए। अब क्योंकि हम लोग actually we have already crossed our time limitation, but I want to ask our last question to Arun ji. Arun ji, as our one viewer, there is Abhishek Chandra ji. He wants to ask, please answer him shortly, because we have crossed our time limitation. So he wants to ask that to pursue career as a AI developer, will an additional qualification in data science be helpful? I wouldn't say it is mandatory. Even without qualification data science, you can become an AI-related engineer. So AI is more about developing the thinking algorithms and programming, writing the programs, whereas data science is more about processing the data that you have. So I would say data science is an aspect of AI. So you don't have to have a expertise or a qualification in both. If you're interested, you can study, but I wouldn't say it is mandatory. So you have got a specialist, AI specialist and data science specialist. Again, these two people work together hand in hand. They work on the AI engines.
So if you are interested, you can just study both. But I wouldn't recommend it's mandatory. It's not mandatory. Thank I hope I you kept so my much. answer short. या थैंक यू सो मच अरुण जी, एंड उम्मीद करते हैं कि अभिषेक जी को शॉर्ट में ही सही लेकिन अपने क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर मिल गया होगा. थैंक यू सो मच. सो आज के वेबिनार में हमारे सभी एक्सपर्ट्स ने फ्यूचर की जॉब्स का जो सिनेरियो बताया है, उससे हमारी नई जनरेशन और एंड यूथ्स को काफी कुछ क्लियर हो गया होगा कि अब उन्हें किस तरह के बदलाव की ओर आगे बढ़ना है. हमारे एक्सपर्ट्स ने न सिर्फ उन्हें नई मंजिलों के बारे में भी बताया, बल्कि उस मंजिल को पाने के लिए उन्हें जो रास्ता तय करना है उसे भी बखूबी समझाया है. एंड हमारे व्यूअर्स को इतनी हेल्दी इन्फॉर्मेशन देने के लिए अब अपने वेबिनार को वाइंड अप करने से पहले मैं अपने एक्सपर्ट्स को बोलूंगी थैंक्स. थैंक यू सो मच अरुण जी. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग अस. थैंक यू सो मच पूजा जी, इतना कीमती समय निकाल कर आप हमारे इस वेबिनार के साथ जुड़ी. थैंक यू सो मच संजीव सर. थैंक यू सो मच सर. एंड अ वेरी बिग थैंक्स टू अमृता विश्व विद्यापीठम ऑल्सो, जिनके कोऑर्डिनेशन से आज हम इस वेबिनार पर इकट्ठा हो सके हैं. थैंक यू सो मच अमृता विश्व विद्यापीठम. अब लास्ट मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए, आप रखिए अपना ख्याल. हम सभी के सामने अब एक बेहद खूबसूरत फेस्टिव सीजन है जिसे हम सभी को एंजॉय करना है, पर पूरे एहतियात के साथ, ताकि हमारी खुशियां हमेशा हमेशा बरकरार रहें. सो कोविड प्रोटोकॉल्स को करते रहिए फॉलो. मिलेंगे फिर आपसे ऑन द सेम प्लेटफॉर्म किसी एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.